साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है इंटरमीडिएट फिजिक्स में। आज हम अनसॉल्व पेपर जो करा रहे थे, पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था उसमें हमारे लगभग आधा पार्ट हमारा हो गया था उसका। उसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। जो जीजी सेट था 2022 का सेट जीजी, कोड उसका रहेगा जीजी। तो ये चूंकि हमारा पहला सेट है इसलिए हमने इसको सेट नंबर 1 ही नाम दिया है, लेकिन जो कोड है वो है जीजी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज सीधे सीधे इस पर बात करते हैं। जो हमारा रह गया था पिछले लेक्चर से उसी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे इसमें शेष क्या कहता है। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने प्रश्न देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक के कुछ पार्ट हो गए थे। मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। 4 का हमारा का खंड हो चुका था, खा खंड रह गया था। ठीक है, का खंड हमने कर लिया था। ये हमारा 4 का खा खंड है, 4 का खा खंड, 4 का खा खंड है। ठीक है, कहता है, प्रश्न कहता है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में By इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला है। तो गणना करना है तरंग दैर्ध्य की और दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र के आयाम की और वैद्युत क्षेत्र के आयाम की गणना करनी है। 3 पार्ट इसके हैं, इन तीनों पार्टों को हमें लगाना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है By का मान दिया हुआ 8 इंटू 10⁻⁻6 साइन, और ये दिया हुआ वैल्यू, साइन के अंदर ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस सवाल को लगाने के लिए हम जो मेन इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है, उस जनरल इक्वेशन से हम लोग तुलना करते हैं इसकी। तो जनरल इक्वेशन होती है By इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से जब हम इसकी तुलना करेंगे, ओमेगा टी प्लस के एक्स से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो B0 की जगह पर कितना आता है? B0 की जगह पर आता है 8 इंटू 10⁻⁶। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में यही चीज कि B0 हमको जो मिल रहा है, B0 कहे या B0 भी कहते हैं, B0 बराबर मिल रहा है 8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ओमेगा टी, ओमेगा टी के स्थान पर हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11। ओमेगा टी के स्थान पर, यानी ओमेगा के स्थान पर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11। तो हमने लिख लिया ओमेगा बराबर 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमने नोट कर लिया। और के की जगह पर दिया हुआ है कितना? के की जगह पर है 300 पाई, 300 पाई। ठीक है, इतने मान जो हमको दिए हैं वो हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद में हमको मान निकालना है तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा, हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इसका मतलब हो जाएगा, ओमेगा बराबर इतना दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, और क्योंकि के का मान दिया हुआ है इसलिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसके के स्थान पर, एंड 2 पाई अपॉन लैम्डा ये दिया हुआ है कितना? 300 पाई, 300 पाई दिया हुआ है। तो यहां से फर्स्ट पार्ट हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो इससे लैम्डा बराबर हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा बराबर हो जाएगा
देखिए 2 पाई अपॉन 300 पाई कितना हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें जब स्क्रीन पे मतलब एक मान लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 300 पाई इंटू लैम्डा बराबर 2 पाई, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 300 पाई। 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 15 हम 30 यानी 150। तो लैम्डा का मान ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/150। 1/150 का मतलब हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा कितना, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10, फिर जीरो बढ़ाएंगे, जब जीरो बढ़ाए जाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर एक जीरो बढ़ाएं तो 1000 हो जाएगा। अब 6 टाइम्स लग जाएगा, फिर 6 टाइम्स लग जाएगा, फिर 7 टाइम्स लग सकता है। तो 0.0066 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसी रूप में लिखें या 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला आंसर हमको मिलेगा 0.00667 या 67। ठीक है, फिर इसके बाद में कहता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो सेकंड पार्ट कहता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, इसलिए सेकंड पार्ट लगाने के लिए हमारे पास कायदे से फार्मूला होता है। हमारे पास फार्मूला होता है कि C बराबर होता है, C माने प्रकाश की चाल, C बराबर होता है E0 अपन B0। C बराबर होता है E0 अपन B0, ठीक है, या E0 अपन B0। इससे आप E0 को कैलकुलेट करें, देयरफॉर E0 इज इक्वल टू हो जाएगा B0 इंटू सी, B0 इंटू सी। E0 बराबर हो जाएगा B0 इंटू सी या E0 बराबर B0 इंटू सी। अब इसी हमें E0 की वैल्यू प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जिसको हम E0 कहते हैं। तो इसी की वैल्यू प्राप्त करना है। B0 का मान आपको दिया हुआ है, B0 का मान कितना है, B0 का मान है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो इसके जगह पर हम रख ले 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और प्रकाश की चाल हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 8 है 24, तो 24 गुणे 10 की पावर 2, या फिर इसको हम 2400 भी कह सकते हैं। इंप्लाइज दैट E0 इक्वल टू या E0 इक्वल टू 2400, 2400। ठीक है, तो ये E0 की वैल्यू आपको मालूम हो गई, कितनी आ गई, 2400। ठीक है, तो इस प्रकार से हम E0 का भी मान प्राप्त कर ले। ये जो भी आएगा इतने वोल्ट होगा, मात्रा क्या होगा, वोल्ट, तो आप लिख ले इतने वोल्ट। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट कहता है वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है और वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी E0 इज परपेंडिकुलर टू B0, E0 इज परपेंडिकुलर टू B0। तो ये B0 की दिशा जो होगी उसके परपेंडिकुलर होगा E0। तो चलिए देखते हैं फिर E का घटक क्या हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं ना, तीन एक्सिस, तो ये जेड अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। E0 की जो दिशा है वो क्या हो जाएगा, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम कह लें, ऐसे लिख लें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा ये जेड अक्ष के पैरेलल होगी, दिशा जेड अक्ष के अनुदिश होगी, जेड अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, जेड अक्ष के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी, जेड अक्ष के अनुदिश होगी। तो हमें निकालना है कि फिर जो हम फार्मूला लगाते हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा टी के अनुसार जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास E बराबर हो जाएगा, E बराबर E0, जब इसी के परपेंडिकुलर होता तो वैल्यू सब बाकी वही रहेगा, E बराबर E0 और साइन कितना, साइन हमारे पास हो जाएगा यही जो लिखा हुआ है
2 इंटू 10⁻11 10⁻11 t प्लस 300 पाई एक्स, यही वैल्यू हो जाएगी। तो आपके तीनों उत्तर हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी सवाल है इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज करके काम चलाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, कहते हैं कि लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु। ये कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूम रहा है, 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है, और कहते हैं कि घूम रहा है, इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, यानी हमें m का मान पता करना है। m का मान पता करना है, जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें m पता करना है। दिया क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, यानी यहाँ पर r मालूम है। r बराबर कितना दिया हुआ है, हम नोट कर लें। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। हम एम के सिस्टम में रखेंगे या SI सिस्टम में रखेंगे, एक ही बात है। अच्छा, r तो हो गया आपका 0.5 यानी 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। और क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, f का मान दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ 10⁻17, f बराबर दिया हुआ 10⁻17 साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। अब आपका फार्मूला होता है m बराबर I इंटू ए जहां पर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम I का पता कर लें। तो सिंस I बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू फ्रीक्वेंसी यानी EF। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। E का मान कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू F का मान कितना आया है, F का मान आया 10⁻17, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻²। I का मान हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा ले, देयरफॉर m बराबर I A से। ठीक, तो ये I इंटू ए की जगह पर हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। I का मान आपने निकाल ही लिया है 1.6 इंटू 10⁻², और पाई का मान चाहे तो हम 3.14 रख लें या 22/7 रख लें, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻10 इंटू इसका स्क्वायर है तो हम दो बार लिख लें 0.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, लग जाएगा ना, कुछ नहीं। इसका आप 16×5 = 80, इसका गुणा जो है इसको आपस में गुणा कर ले, फिर 5 से और मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो है उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर ले, और गुणा में देखिए समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले घट जाएंगे, तो गुणा में सारी घातें जो है वो एक जैसी है, इसलिए सब आपस में जुड़ जाएगा और जो होगा वही उत्तर होगा। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। अगला है क्यों भाई हैंग करने लगा, चलिए आ गया। अगला है हमारे पास चार का, ये हो गया हमारा घाखंड। ठीक है, चार का घाखंड, चार का घाखंड, ये चार का घाखंड है, घाखंड।
क्षार का घाखंड। ठीक है, ये सवाल कहता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, खूब पूछा था। अच्छी और निरक्षी स्थिति में, चाहे वो वैद्युत द्विध्रुव हो, कि क्षेत्र की तीव्रता हो या फिर जो है वैद्युत विभव का मान हो, कोई ना कोई आता जरूर है। 4 प्रूफ में से कोई ना कोई एक प्रूफ जरूर पूछ रहता है, अच्छी और निरक्षी स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। मान लिया हमारे पास ये दो, यहाँ पर छोटा स्मॉल 2l लंबाई का माना जाता है, ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, मान लिया ये हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु से, यानी यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर, यानी यहां पर अक्ष की स्थिति में ही किसी बिंदु, यहां पर मान लिया हमारा पॉइंट P है, हमें P पर ज्ञात करना है E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस P पर जो है वो प्लस Q के कारण इससे क्षेत्र से दूर वैद्युत क्षेत्र लगेगा, उसको हमने मान लिया E1, और माइनस Q के कारण क्षेत्र की ओर लगेगा, ये मान लिया E2 है। ठीक है, तो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए, ये कितनी दूरी है, r दूरी हमने माना, बिंदु P तक की दूरी r है, और अगर इस पूरे की लंबाई 2l है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, तो फिर आधी लंबाई इतनी l हो जाएगी इधर की, और इधर की आधी लंबाई भी l हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा चित्र हो गया। ठीक, चित्र बना लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, प्लस 2 यानी 2l लंबाई का कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका एक बिंदु पर आवेश है प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू है, और इसके मध्य बिंदु से, चाहे इसको हम O मान लें या A मान लें, जो भी मानना चाहते हैं, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु चलिए O मान लिया हमने, मध्य बिंदु से R दूरी पर, यही भाषा हमको लिखना है, मध्य बिंदु से R दूरी पर अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, इसी को हम परिभाषित कर लेते हैं। ये परिभाषा लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, जो कुछ हमने चित्र में बनाया उसी को लिखेंगे। क्या बना रहे हैं, माना 2l लंबाई का क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और फिर क्या है, इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर, जो चीज हमने चित्र में बनाया वही लिखेंगे, r दूरी पर अच्छी स्थिति में क्या करना है, किसी बिंदु, कौन सा बिंदु है, किसी बिंदु, कौन सा बिंदु, P माना है आपने, किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना हमारा हो गया परिभाषा। ठीक, फिर से एक बार, माना 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, इतना हमें परिभाषित करना है। अब हम लिखें प्लस Q के कारण, एक एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर ले। जब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप लोगों ने इससे पहले हल किया होगा, तो उसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस Q के कारण, P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मान लें, इसको हम E1 मान लेते हैं। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के 1/4 पाई के और Q/R²। Q/R² जो फॉर्मूला होता है, R की जगह पर कितना दूरी देखो जाएगा, हमने मध्य बिंदु से लिया है दूरी ना, तो प्लस Q में कितनी दूरी घट जाएगी, ये L दूरी घट जाएगी, तो हो जाएगा R-L, Q/R-L का होल स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 1। E1 बराबर क्या हो गया 1/4 पाई के, ठीक, और Q/R-L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के, और ये हो जाएगा Q/, यहां पर देखिए अब दूरी L और बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए एक की दिशा उधर की है यानी P से दूर है, और दूसरे की दिशा P से इधर की ओर है यानी अंदर की ओर है। मान लिया हमारे ये पॉइंट है A और B, तो फिर B की ओर हो जाएगा यानी PB की ओर हो जाएगा और PB से दूर हो जाएगा, तो इसलिए परिणामी तीव्रता घट जाएगा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। कितना हो जाएगा E1 माइनस E2। इसी को सॉल्व कर ले, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा आपका। तो ये E बराबर हो जाएगा, कॉमन क्या मिलेगा, देखो ये कांस्टेंट जो है वो कॉमन है, Q दोनों में है, इसलिए हम कह सकते हैं 1/4 पाई इंटू Q कॉमन में हो गया, यहां से बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस R+1/R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होगा। इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई के Q, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर, R-L लिखा हो इसका होल स्क्वायर, और इंटू R+L का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा एलसीएम। ठीक, और यहां से ये टर्म इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक लाइन और यहीं लिख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के और Q, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा A+B का होल स्क्वायर यानी A² दैट इज R² प्लस B² दैट इज L² प्लस 2AB यानी 2RL, और इसको ओपन करेंगे तो माइनस चिन्ह लगा है, इसलिए सारे चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, A² प्लस B² माइनस 2AB, तो हो जाएगा R² माइनस L² और माइनस 2AB अब किसमें बदल जाएगा, प्लस का 2AB यानी 2RL अपान, ये देखिए A+B और A-B इनका स्क्वायर बन रहा है यानी A² माइनस B² का होल स्क्वायर हो जाएगा,
दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या पाएंगे यहां से, आर स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, एल स्क्वायर पॉजिटिव एल स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल। तो यहां से आपको मिल रहा है ई बराबर मिल रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक, और यहां से क्यू जो था ये तो रहा, और अंदर बचा 2RL प्लस 2RL दैट इज 4RL। तो चलिए हम ब्रैकेट ना लगाए, अब कोई जरूरत तो है नहीं, ये हो गया इंटू 4RL अपन, यहां पर जरा ध्यान दीजिए आर स्क्वायर जो है वो काफी बड़ा है, और एल चूंकि जो द्विध्रुव होता है वो बहुत छोटी लंबाई का माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर की तुलना में एल जो है वो नगण्य माना जाता है। सेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंस एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, सिंस एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है वो हम किसके बराबर मान सकते हैं, इक्विवेलेंट टू मान सकते हैं आर स्क्वायर के ही। तो यहां से ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4। ठीक, अब यहां से एक आर और एक घात कट करके 3 घात बचेगा, तो ये ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा 4QL। तो 4QL को हम जरा करें 2 इंटू 2QL अपान आर क्यूब, अपान आर क्यूब। और एक फार्मूला होता है इस P बराबर क्या होता है 2QL, P बराबर 2QL, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, P बराबर 2QL, इसलिए 2QL की जगह पर हम P रख सकते हैं। देयरफॉर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके स्थान पर हो जाएगा P, तो 2 इंटू P यानी 2P अपान आर क्यूब, 2P अपान आर क्यूब। इसी फार्मूले को हमारा सवाल कर रहा था कि इसको आप डेरिवेट करिए, ये आपका उत्तर हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और खूब पूछाता है। क्या ध्यान देना है, एक बार जल्दी से समझ लीजिए, कोई 12 लंबाई का द्विध्रुव है, इससे अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो इससे दूर लगेगा, और माइनस क्यू के कारण इसकी ओर लगेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, और बाकी जो हमने यहाँ पर चित्र में बनाया वही लिख लिया। ठीक, और ये E1 का मान होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला में लगाया, उसी फार्मूले के तहत ये जो दूरी मध्य बिंदु से इतनी थी r, इसलिए इतनी दूरी घटा दी गई, r माइनस एल इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से E2 वाले केस में ये इतनी दूरी बढ़ जाएगी, l के बराबर बढ़ जाएगा, तो हमने लगा लिया। फिर दोनों समीकरण हमारे बन गए, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगा E1 माइनस E2 P पर, तो E1 माइनस E2 कर लिया, जो कॉमन में हो उसको कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, और एलसीएम लेने के बाद में इसको सॉल्व किया गया। फिर यहाँ पर एक ये स्टेप ध्यान देने वाली बात है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, यहाँ पर हमने क्या काम किया कि आर की तुलना में एल बहुत छोटा होने के कारण एल को नेग्लेक्ट मान लिया गया, और जब नेग्लेक्ट मान लिया जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से जब अंश का सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया था 4RL और बटे आर की पावर 4, तो एक घात कट गई, आर की पावर 3 बची। ठीक है, एक फार्मूला हम और जानते हैं, P बराबर क्या होता है 2QL होता है, तो P के यानी 2QL के स्थान पर हमने P रख लिया, तो 2P अपान आर क्यूब, यही आपका आंसर है। जल्दी से लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला
व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को भी हम लोग समझ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि देखिए हमारे पास, इसका मैं चित्र इधर बना देता हूं। जैसे मान लिया इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ये हमारा पॉइंट ए मान लें और ये है हमारा पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी। अब यहां से एक प्रतिरोध इधर की ओर लगा देते हैं, ठीक, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, मान लिया हमने सी मान लिया, चलिए ठीक है। और यहां से एक प्रतिरोध हम यहां लगाते हैं और यहां से एक प्रतिरोध यहां लगाते हैं, ठीक, ये है हमारा ए बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। अब ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आप कह सकते हैं एक कुंजी लगा दिया और चाहो तो हम एमीटर लगा दें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। और हमने इसमें एक बैटरी लगा दिया प्लस और ये माइनस, ठीक है। और इसके बीच में मान लिया कुंजी केवल कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं। इसके बीच में बी और डी के बीच में एक मान लिया हमने यहाँ पर भी एक कुंजी लगा दिया और कुंजी लगाने के बाद में इसमें एक हमने धारा मापी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी, ठीक है। और इसका संबंध कर देते हैं। ये मान लिया P है प्रतिरोध, ये Q प्रतिरोध है और ये R है और S है, ठीक है। तो जो भी यहां से धारा I आएगी, जो भी इस प्लस से माइनस की ओर धारा का बहाव होता है हमेशा, I धारा जो भी आएगी वो यहाँ पर A पर पहुंचने पर 2 भागों में बट जाएगी। I1 धारा इधर चली जाएगी और I2 धारा इधर चली जाएगी, ठीक है। ये I1 और I2 ये धारा इधर चली जाएंगी। होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो फिर गैल्वेनोमीटर जो हमारा लगा होता है इसमें कोई धारा नहीं बहती है, ठीक है, कोई धारा इसमें नहीं बहती। तो I1 जब इसमें कोई धारा बहेगी नहीं तो जो I1 है वो यहाँ से यहाँ की ओर चली जाएगी और जो I2 थी वो यहाँ से यहाँ की ओर चली जाएगी, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी अगर ब्रिज संतुलन की अवस्था में, ये शर्त है, ठीक है। और ये दोनों धाराएं पुनः आपस में मिलकर के I1 और I2 मिलकर के I धारा का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से सर्किट चलता रहता है। तो ये तो है व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि परिपथ आरेख बनाना है, ये हमारा परिपथ आरेख हो गया। अब परिपथ आरेख के बाद भी पूछता संतुलन की शर्त क्या है। तो हम एक एक बंद पास, ये मान लिया हमारा पहला बंद पास है और ये हमारा दूसरा बंद पास है, ठीक है। तो इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो I1P जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, I2R के हो जाएगी। I1P माइनस I2R बराबर 0 या I1P बराबर I2R हो जाएगा। तो प्रथम बंद पास हमारा क्या हो जाएगा, ABDA, प्रथम बंद पास ABDA के लिए I1P इज इक्वल टू I2R, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे बंद पास के लिए, दूसरा हमारा कौन सा, ये वाला BCDB, यहां पर I1Q, इसमें क्या है I1Q इज इक्वल टू I2S, यहां I2 आई थी तो यही तो I2 इसमें भी जाएगी, I2S, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए तो हम क्या पाएंगे, I1P, P कैपिटल रहेगा, I1P अपान I1Q इज इक्वल टू I2R अपान
I2s, I1 एंड I1, I2 एंड I2 कैंसिल, तो हमें मिल गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यही संतुलन की शर्त है। ठीक है, ये संतुलन की शर्त है। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी और हम भी आगे तेजी से बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला कहता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पना समझाइए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कम से कम शब्दों में आपको बता सकूं। हालांकि इस टाइप के आपने प्रश्न पढ़े ही होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। कहते हैं कि जब किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कोई छोटा सा स्रोत है, बिंदु स्रोत लेते हैं खास करके इसके लिए। तो जब किसी स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो जो माध्यम होता है उस माध्यम के कण जो है क्या होते हैं, वो कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और वह पृष्ठ माध्यम के अंदर, वह पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण कंपन की समान कला में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से किरणें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें कंपन के जो कण होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। और अगर जैसा कि हमने कहा कि तरंग, अगर ये स्रोत जो है वो बिंदु स्रोत है तो ये इसके चारों ओर जो है तरंग उत्पन्न होंगी, तो हम जो तरंगाग्र जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। अब जैसे मान लिया, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए कि मान लिया ये कोई बिंदु स्रोत है, यहां से तरंगे चल रही हैं। मान लिया तरंग कुछ इस प्रकार से चली, ठीक है, इस प्रकार से चली, ऐसे ही यहां से इस प्रकार से चली, ठीक है, ऐसे यहां से इसी प्रकार से चली। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये एक तरंगाग्र बन जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक, समान कला में होंगे। यहाँ पर माध्यम के कण क्या होंगे, समान कला में होंगे। अब इससे जो तरंगे निकलेंगी, ये कहते हैं तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। यानी ये अगर सोर्स एस है तो ये फिर S1, S2, S3 टाइप के बन जाएंगे। ये नए स्रोत का कार्य करता है और यहां से भी तरंगे उसी रूप में चलेंगी जिस रूप में पहले चल रही थी, तो यहां से भी तरंगे उसी रूप में से चलेंगे। मान लिया कुछ इस प्रकार से चली, ठीक है, मान लिया कुछ इस प्रकार से चली, ठीक, और ये मान लिया, तो फिर जो है हम क्या पाते हैं, एक नई स्थिति मिल जाती है। यहां पर भी माध्यम के कण सब क्या होंगे, समान कला में होते हैं। तो कहते हैं कि यहां से मैं थोड़ा पढ़ देता हूं जिससे आसान हो जाए, जल्दी से आप समझ सके। नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं और इन नई तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। आप यहाँ चित्र में जो देख पा रहे हैं, ये मान लिया ए बी कोई तरंगाग्र बना था। इस ए बी तरंगाग्र के तमाम से बिंदु जैसा हमने यहाँ पर दिखाया, ऐसे 1 2 3 4 5 ये 4-5 पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब कहते हैं, फिर तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी क्षण हम इन आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगों का अनुलोम करें, अर्थात स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, यहां से एक पृष्ठ खींचा जाए अगर, तो कहते हैं कि वो पृष्ठ जो है वो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि ये जो नई स्थिति को प्रदर्शित करता है तो वास्तव में क्या है कि मान लिया हम इसका एक सर्किल बना लें, तो नया तरंगाग्र बन ही रहा है। मान लिया ये हमारा नया तरंगाग्र बन रहा है।
अब कायदे से तो ये है कि एक आगे बनेगा और एक पीछे बनेगा, उस मेन से पीछे भी बनेगा, उसको हम नहीं शो करते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट है खास करके, और थोड़ा सा तरंगाग्र का चित्र बना दे, बस पर्याप्त हो जाता है, आपका आंसर मिल जाता है यहाँ से। चलिए, बाकी तो आप लोगों ने, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, सब आपने पढ़े ही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, अगला पार्ट है 5 का सी पार्ट, दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा भी लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसको हम अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। अन्य का मतलब हो जाता है दूसरा, अन्य का मतलब क्या है? दूसरा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या निकल करके आती है कि जब हम प्राथमिक कुंडली से, मान लिया कोई हमारे पास प्राथमिक कुंडली थी और प्राथमिक कुंडली में हमने I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया, ठीक है, तो इस धारा के कारण जो अन्य, अन्य का मतलब सेकेंडरी कॉइल हमने लिया, द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बंद चुंबकीय फ्लक्स अगर द्वितीय कुंडली है, इसलिए हमने उसकी चुंबकीय फ्लक्स को φ2 मान लिया। क्या मान लिया? φ2। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो, तो द्वितीय कुंडली में अगर तार के फेरों की संख्या N2 हो, तार के फेरों की संख्या N2 हो, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 इंटू φ2 होगी। जो संख्या किस बात पर निर्भर करती है? यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। प्राथमिक कुंडली में हमने कितना धारा प्रवाहित किया? I1। तो ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी N2 इंटू φ2, ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके समानुपाती हो जाएगा? I1 के समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई हमने कांस्टेंट मान लिया, m मान लिया, तो m I1, ठीक है, जहां पर m एक नियतांक है, जो जिसे ही हम दोनों कुंडलियों के बीच में या दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यहां से अगर हम m को सॉल्व करना चाहें तो m बराबर हो जाएगा, m को ट्रांसफर कर ले इधर, तो m बराबर हो जाएगा N2 φ2 अपान I1। m बराबर क्या मिल रहा है? N2 φ2 अपान I1। अब हमको इसकी परिभाषा निकालना है। तो यदि हम मान लें कि I1 बराबर 1 एम्पियर, I1 बराबर 1 एम्पियर, तो m का मान कितने के बराबर हो जाएगा? N2 इंटू φ2 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहां से समझिए, N2 इंटू φ2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर I1 बराबर 1 एम्पियर हो जाए तो m बराबर क्या हो जाएगा? N2 और φ2 के बराबर हो जाएगा। N2 φ2 क्या है? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। तो फिर यहीं से परिभाषा निकल करके आती है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, यानी धारा का मान कितना हो? 1 एम्पियर हो। ठीक, अब इसके बाद में यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, जो धारा है उसको प्रवाहित करें और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली है इसलिए उसका नाम E2 रखा गया है, E2 हो, तो फैराडे के अनुसार ये यही E2 बराबर होता है, फैराडे का नियम कहता है E2 बराबर -N2 इंटू डेल्टा φ2 अपान डेल्टा T। ठीक, अब N2 डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T ये जो आ गया है E2 का मान, इसको हम अगर इस m के टर्म में लिखना चाहें तो N2 φ2 के स्थान पर हम m लिख सकते हैं, तो यही E2 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा m I1 अपॉन डेल्टा T। तो यही बराबर हो जाता है आपका यही E2 बराबर हो जाता है माइनस m I1 अपान यानी डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा, आराम से दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर अब आपको आराम से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसके बाद में है उसी को आगे बढ़ाते हुए m बराबर, जैसा हमने कहा कि E2 बराबर m के रूप में था, तो हमने m को निकाल लिया, m की वैल्यू निकाल लिया, तो m बराबर आ गया माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 और होल अपॉन डेल्टा t। ठीक, इस फार्मूले के तहत अब हमको निकालना है कि यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t का मान 1 हो तो m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। E2 क्या है, E2 है आपका वैद्युत वाहक बल, किसका है, द्वितीय कुंडली का है। तो यहां से जो परिभाषा निकल करके आ रही है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली, मिटा देते हैं, किसी एक कुंडली के उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ही तो है, डेल्टा आई अपन डेल्टा टी या टी एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमारी यहां से परिभाषा निकल करके आ जाती है, ये परिभाषा। ठीक, और इस प्रकार से जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो सब कुछ एक एक है, तो ये आपका मात्रक निकल आता है। अब यहाँ पर एमकेएस पद्धति में इसका अगर हमें निकालना है, क्या नाम, बीमा वगैरह निकालना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और इसको आसानी से देख पा रहे हैं। यहाँ से बीमा निकालना अगर है तो हम जानते हैं ई का मात्रक होता है, ये वैद्युत वाहक बल होता ना, तो इसका मात्रक क्या मिल जाता है, वोल्ट प्रति सेकंड, यहां से मिल जाएगा ई इंटू डेल्टा टी, वोल्ट प्रति नहीं सेकंड बल्कि वोल्ट इंटू सेकंड। चलिए यम का मात्रक जल्दी से देख लेते हैं। तो ई का मात्रक हो गया वोल्ट, डेल्टा टी का हो गया सेकंड और डेल्टा ए का हो गया एम्पियर। और वोल्ट को V बराबर होता है W/Q यानी जूल प्रति कूलाम, तो वोल्ट को कन्वर्ट कर लिएगा जूल प्रति कूलाम में, तो जूल प्रति कूलाम इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर। अब इसको हमने बदल दिया न्यूटन मीटर या जूल, तो जूल को हमने क्या लिख लिया, न्यूटन मीटर लिख लिया। ठीक, सेकंड लिखा ही रहा, कूलाम हमारा नीचे आ गया, कूलाम और एम्पियर। अब न्यूटन बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान बराबर यानी द्रव्यमान को लिख लिया किलोग्राम में, त्वरण को हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वही हमने लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकंड अपॉन दिस। ठीक, इसको सॉल्व किया गया तो ये हमारा ये भी मात्रक निकल आता है। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में यह दिया होता है मात्रक कि क्या ये भी मात्रक होता है, तो ढेर सारे मात्रक हैं, इनमें से कोई भी दिया हुआ हो सकता है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, फिर इसकी बीमा निकालना तो जानते ही हैं। तो ये तो रहा आपका हमारा किससे संबंधित प्रश्न है, कुंडली से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं व्यंजक क्या आता है। यहां पर यह दिया हुआ है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किए देता हूं, यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर मैं भी लिखे देता हूँ, कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज समझने का प्रयास करिए। देखिए ये हमारे पास कोई अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है और इससे r दूरी पर, इस चालक से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें क्या प्राप्त करना है, इस बिंदु P पर हमें प्राप्त करना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, यानी चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त करना है। ठीक है,
तो वही हमें लिखना है परिभाषा में। माना कोई अनंत लंबाई है यहाँ पर, तो अनंत लंबाई का कोई धारावाही तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, और ये अपने शब्दों में आपको लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में लिखा जाए। इससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, चाहे जो भी लिखे। तो वही बात लिखा गया है कि माना एक तार की लंबाई है कोई अनंत लंबाई, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, इससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, इतना भी कह देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस तार के परिता होकर जाने वाला आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, बस सीधे सीधे हम यहाँ पर आ जाएं। हाँ, यहाँ से एक बात जरूरी है कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। जब हम इसका गोला बनाएंगे तो गोले के यानी उस परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, और इस परिधि का कोई एक छोटा सा अवयव, छोटा सा खंड हम डीएल, जिसको हम डीएल या डेल्टा एल कह सकते हैं, डेल्टा एल लंबाई का लेते हैं, एक ही दिशा में है, यानी थीटा 0 होगा, थीटा क्या होगा 0 होगा। तो एम्पियर के नियम से सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू 0 इंटू आई होता है। अब बी डॉट डीएल का फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े होंगे उसमें, जब आपको वेक्टर वगैरह पढ़ाया जा रहा था, उसमें बी डॉट डीएल बराबर होता है बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या है 0 है, तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल बी डीएल, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। अच्छा, अब ये छोटा अवयव है डीएल, और ये पूरी क्या है, ये जो वृत्त हम खींच रहे हैं, किसी भी तार के चारों ओर जो वृत्त खींच रहे हैं, आर त्रिज्या का जो वृत्त खींच रहे हैं, तो इसकी पूरी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर के हो जाएगी। तो यही हो गया इसका, जो हमने इंटीग्रल निकाला तो कितना आ गया बी इंटू 2 पाई आर। ठीक, अब यही चीज हमारे किसके बराबर हो गई, म्यू 0 इंटू आई के बराबर हो गई। तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू 0 इंटू आई, इससे बी बराबर हो जाएगा ये म्यू 0 इंटू आई अपान 2 पाई आर। यही जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम और अलग से नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा समय बचाएंगे, और उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ा होगा आसानी से। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको पुनः समझा दूंगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़िए जरा, सवाल कहता है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है कि 220 ओम के प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर आर का मान दिया हुआ 220 ओम, 220 ओम दिया हुआ है, और V बराबर दिया हुआ है 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। V बराबर कितना दिया 22 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम धारा का मान पता कर लें। I बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर से, I बराबर हो जाएगा V अपान R। V का मान कितना 22, R का मान कितना 220, काट दीजिए 22 सेकंड 22, 1 अपान 10, 1 अपान 10 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर 1 अपान 10 का मतलब 0.1 यानी 0.1 एम्पियर। ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा रहेगी वही आपकी धारा मानी जाएगी, इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं फौरन। सवाल पढ़िए और फिर समझिए। तो सवाल कहता है चल कुंडल धारामापी में कुंडली एक एल्युमिनियम फ्रेम पर ही क्यों लपेटी जाती है। देखिए एल्युमिनियम जो होता है वो वैद्युत का कुचालक होता है, वो क्या नाम हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का कुचालक होता है, बहुत अच्छा चालक नहीं होता है, इसलिए उस पर लपेटने से जो है वो नुकसान नहीं होता, बल्कि
हमें ऊष्मा का कुचालक भी ना कहें, सही शब्द इसके लिए रहेगा कि यह जो है अनुचुंबक मतलब चुंबक के प्रति उदासीन रहता है ना, चुंबकीय गुण इसमें नहीं होता है, अचुंबकित रहता है। ये बात इसकी सबसे सही मानी जाएगी। तो हम इसलिए कह लें कि चल कुंडल धारामापी में कुंडली एक एल्युमिनियम फ्रेम पर इसलिए लपेटी जाती है क्योंकि यह चुंबक के प्रति अपना व्यवहार नहीं दिखाता है, यानी चुंबक के प्रति उदासीन रहता है एल्युमिनियम। ये इसका सही कारण हो जाएगा और बाकी कारण नहीं उचित रहेंगे। फिर अगली बात जो कहता है वो महत्वपूर्ण है। अगला सवाल कहता है कि 12 ओम के प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी, यानी धारामापी का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 12 ओम। तो कैपिटल जी बराबर है 12 ओम, कैपिटल जी बराबर कितना 12 ओम, और 2.5 मिली एम्पियर की धारा, ये कौन सी भाई गैल्वेनोमीटर वाली ही है, यानी धारामापी वाली ही धारा है, इसलिए इसको हम आईजी से लिखते हैं। आईजी का मान है 2.5 मिली एम्पियर, इसलिए हमने इसको तुरंत इसकी जो मात्रक है इसको हमने चेंज किया और मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिख दिया 2.5 गुणे 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और रेंज जो दिया हुआ है इसका वो मैक्सिमम है 7.5 एम्पियर, यानी आई बराबर यहाँ पर है 7.5 एम्पियर। तो कहते हैं कि इसे एमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें जो है वो कितने प्रतिरोध का तार लगाना पड़ेगा, कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं प्रतिरोध S है, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर S बराबर होता है IG इंटू कैपिटल G अपान I माइनस IG, ये हमारा फार्मूला होता है। IG का मान आपने देखा कितना दिया हुआ 2.5 गुणे 10⁻³ इंटू G का मान दिया हुआ है 12 बटे I का मान दिया हुआ है 7.5 और माइनस IG का मान दिया हुआ 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, इसको उम्मीद करते हैं हल तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर 10⁻³ है, तो चाहे तो आप इसको जो है दशमलव में कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो इसको। तो इसको आप लगाइएगा, यही जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आसान सवाल है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति। बहुत अच्छा सवाल है, खूब पूछाता है। संधि डायोड से संबंधित अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति भी जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे सवाल में पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति पूछा गया है। अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति पूछा था तो हम 2 डायोड लगाते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, यही से समझ में आ जाएगा, हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोशिश करूंगा आपकी समझ में आ जाए। ठीक, ये हमारे पास इसका चित्र बनेगा। ये देखिए आपका कोई अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी प्राइमरी कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कम है, और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, इसमें फेरों की संख्या अधिक है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट की विशेषता आप जानते हैं कि प्रथम हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव और फिर हाफ साइकिल में निगेटिव रहती है। तो प्रथम हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव रहती है तो ये अगर हमारा पहला पॉइंट हमारा ए मान ले, इसका पहला सिरा ए और दूसरा सिरा बी मान लें, तो इस केस में जब ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, तो यहां से जो हमारी जो पीएन संधि है वो फॉरवर्ड बायस में होगी और यहां से करंट पास होगी। ठीक है, यहां से ये जो हमारा आउटपुट है यहां से हमें करंट मिलेगी, और उस जब करंट मिलेगी तो हाफ साइकिल आपको मिल जाएगा, यहां से हाफ साइकिल मिल जाएगा। लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में, अल्टरनेटिंग करंट के सेकंड हाफ साइकिल में जब ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, जब ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, उस केस में क्या होता है, ये जो पीएन जंक्शन है यानी पीएन संधि है वो किस में हो जाएगी, रिवर्स बायस में हो जाएगी, और जब रिवर्स बायस में हो जाएगी तो कोई भी धारा हमें
नहीं मिलेगी। यहाँ से आउटपुट हमें शून्य रहेगा, यानी आउटपुट शून्य रहेगा तो इतनी देर तक हमें कोई करंट नहीं मिल पाएगी, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। फिर तीसरे हाफ साइकिल में, फिर हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ए पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो पीएन जंक्शन है या पीएन संधि है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी, यानी अग्र अभिनत में हो जाएगी, और अग्र अभिनत में होने के कारण इससे पुनः धारा प्राप्त होगी, तो ये पुनः धारा आपको मिल गई। चौथे हाफ साइकिल में ये निगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। जब बी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पीएन संधि आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस में हो जाएगी, यानी उत्क्रम अभिनत में हो जाएगी, और जब उत्क्रम अभिनत में हो जाएगी तो यहां से कोई भी आप धारा या वोल्टेज नहीं पाएंगे। धारा या वोल्टेज दोनों बातें कही जाती हैं, धारा या वोल्टेज नहीं पाएंगे तो आपका फिर हाफ साइकिल आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो पाते हैं निर्गत धारा या निर्गत वोल्टेज, निर्गत धारा या निर्गत वोल्टेज कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई गलती नहीं होगी। निर्गत वोल्टेज क्या होगा, हाफ वेव होगा, अर्ध तरंग। आधी तरंग यहाँ की जो इतनी तरंग है ये नहीं मिल पाती है, हमको इतना नहीं मिल पाता है, तो अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आपने इसको विस्तार से और पढ़ा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया है, आपके माइंड में ये आ गया होगा कि हाँ इस प्रकार से होता है। चलिए स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला, अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो जबकि दोनों प्लेटों के बीच में, नहीं जो भी समांतर प्लेट हैं उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। और फिर आगे पूछते हैं संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और कभी कभी पूछ लेते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो दोनों प्रूफ इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। चलिए हम एक एक को समझ लें पहले, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है उसी को पहले देखते हैं। हाँ, ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम क्या बनाते हैं, हमने कोई दो प्लेटें ले लिया है। एक प्लेट हमारी मान लिया ये हमारी एक्स प्लेट है, एक्स प्लेट है, ये हमारे एक्स प्लेट है, और इधर वाली वाई प्लेट है, ठीक है। और इन प्लेटों को हम जो है वो किसी स्टैंड से लगा देते हैं, जो वैद्युत रोधी स्टैंड होते हैं उनसे हमने लगा दिया। अब हम क्या काम करते हैं कि प्लेट एक्स को हम इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं। कितना आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं। तो जब हम प्लेट एक्स पर क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई के भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। और अगर इस बाहरी सतह का संबंध यानी वाई प्लेट का संबंध अगर हम कह ले कि अर्थिंग कर देते हैं, उसको ग्राउंड से कर देते हैं, तो यह इधर का प्लस चार्ज जो है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इधर का प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार से एक प्लेट जो हमारी एक्स है वो धनावेशित हो जाती है, और दूसरी प्लेट जो वाई है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक। इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने स्मॉल डी मान रखा है, और प्लेट का प्रत्येक प्लेट चाहे एक्स हो चाहे वो वाई हो, इसका क्षेत्रफल अगर हम कैपिटल ए मान लें, कितना मान लें, कैपिटल ए, इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल ए है और इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल ए है, ठीक। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। वही बात लिखी गई है, और इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ मान लिया हम भर देते हैं के, कोई परावैद्युत पदार्थ के भर देते हैं। इसी बात को यहां लिखा गया जितना हमने समझाया है। क्या है, इसमें धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखी होती है और दोनों वैद्युत रोधी स्टैंडों से लगी होती हैं, और प्लेटें ठीक समांतर होती हैं। इनके बीच के स्थान में वाई या अथवा
कोई वैद्युत रोधी पदार्थ, जिसको हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, जिसको हम के से जनरली लिखा करते हैं, ये भरा रहता है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर और बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक, और ये तो हमने अभी बता ही दिया। फिर है कि अगर प्लेट x को हम q कूलाम का आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा जो y प्लेट है, y प्लेट के भीतरी सतह पर -q कूलाम का आवेश और बाहरी सतह पर +q कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही बात हमने अभी समझाया आपको। फिर क्या करते हैं कि जब हम y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो बाहरी तल का +q कूलाम आवेश वो तो पृथ्वी में चला जाता है। फिर बचता क्या है, इस प्रकार प्लेट x व y पर बराबर के विपरीत आवेश होते हैं तो x से चलने वाली सभी बल रेखाएं y पर पहुंचेंगी किनारों को छोड़ करके। ठीक, ये हमारी बात हो जाती है। और इस स्थिति में माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो फिर हम जानते हैं कि समतल चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहां पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला जाता है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई परावैद्युत पदार्थ के भरा हो तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये तो रहा हमारा इसका फिगर, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में इसी चित्र को ध्यान में रखते हुए अब इसकी प्रूफिंग है, थोड़ा सा जरा समझिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसको हम सिग्मा मानते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या निकल करके आता है कि यदि चादरों के बीच का परावैद्युतांक जो है वो k है, इसके बीच में भरा है और प्रत्येक प्लेट का आवेश q है और प्लेट का क्षेत्रफल a है, तो सिग्मा बराबर होता है सिग्मा बराबर q अपान a। सिग्मा बराबर क्या होता है, q अपान a। तो अभी हमने जैसा कि बताया ये E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू के को बाद में रखा करिए तो ज्यादा समझ में आता है, अच्छा रहता है। तो यहां पर हमने सिग्मा की जगह पर जब हमने q अपान a वैल्यू पुट कर दिया तो E बराबर हो जाएगा q अपान a, तो हो गया सिग्मा के स्थान पर, और ये बना रहा आपका एप्सिलॉन 0 k। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में नई चीज यहां से आती है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v हो और प्लेट के बीच की दूरी d हो तो हम विभव का फार्मूला या विभवांतर का फार्मूला और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध जानते हैं। E बराबर होता है v अपान डी। E बराबर क्या होता है, v अपान डी। या v बराबर हो जाएगा E इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ठीक, अब E की वैल्यू हमने यहां से रख दिया, E बराबर क्या है, q अपान एप्सिलॉन 0 k इंटू a, तो वो वैल्यू रख दिया। तो v का मान इस टर्म में आ गया। हमको निकालना है धारिता, हमको क्या निकालना है, धारिता निकालना, संधारित्र की धारिता। तो C बराबर होता है Q अपान V, ये फार्मूला होता है, हम सब लोगों ने पढ़ा है, C बराबर Q अपान V। तो Q की जगह पर Q और V की वैल्यू जो अभी आपने निकाला है, V की वैल्यू जो निकाला है उसको रख देते हैं। तो V की वैल्यू अभी जो निकाला गया ये हमने रख लिया। इस प्रकार से सॉल्व कर लिया और हमको C का मान पता चल गया, C का मान पता चल गया। ठीक, C बराबर कितना आ गया, ये आ गया एप्सिलॉन 0 k इंटू a अपान डी। एप्सिलॉन 0 इसके बाद में k रखिए, फिर a अपान डी। a क्या है, जो हमारी प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल है, d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, k क्या है, उनके बीच में भरा हुआ परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, तो
यहां तक ये हमारा फॉर्मूला पूछाता है, इसी को हमें लिखना है और समझना अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे, अगर कोई दिक्कत होती तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा ज्यादा समय लेकर के। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखे और दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करिए। ये दिया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पहला नियम दूसरा नियम क्या, दोनों नियम ही इंपॉर्टेंट है। दोनों नियमों की अपनी एक महत्ता रहती है। चलिए देखते हैं किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ ने बहुत अच्छा नियम बताया कि मान लिया कोई संधि, जैसे हमारा होता है ना रेलवे स्टेशन पर जाओ तो वहां लिखा होता है जंक्शन। मैं तो सीतापुर के पड़ोस का रहने वाला हूं, वहां लिखा है सीतापुर जंक्शन, बुढ़वल जंक्शन, ठीक, लखनऊ जंक्शन। तो जंक्शन माने होता है संधि, यानी यहाँ पर बहुत से दिशाओं से ट्रेनें आती हैं और ट्रेनें जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से कि किसी बिंदु पर अगर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं तो आने वाली धाराओं का योग बराबर हो जाएगा जाने वाली धाराओं का योग। यह एक पहला नियम है, बहुत अच्छा नियम है, ठीक, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम। देखिए यहां से स्पष्ट लिखा हुआ है, ये क्या गया भाई, किरचॉफ का पहला नियम देखिए, संधि का नियम या पहला नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं या आने वाली धाराएं माइनस जाने वाली धाराएं बराबर शून्य। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर चित्र में मान लिया I1 और I2 दो धाराएं किसी बिंदु O पर आ रही है और यहाँ से तीन धाराएं जा रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है और I5 जा रही है। तो हम चाहे ऐसे कर लें कि आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, चाहे हम ये कह लें कि आने वाली धाराएं माइनस जाने वाली धाराएं बराबर 0। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है कि मान लिया किसी बिंदु O पर I1 और I2 आ रही हैं और यहां से I3, I4 और I5 जा रही हैं, तो किरचॉफ के नियम से ये हो जाएगा कि आपका I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 माइनस प्लस I5। ठीक, ये किरचॉफ का पहला नियम है और इस नियम को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। पहले नियम को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। बस पहले नियम में इतनी ही बात है, हमें ज्यादा और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, इतना याद रखो एक लाइन में, या सिग्मा I बराबर 0। ठीक है, अगला नियम इसका कहता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है, तो पहला नियम तो हम लोगों ने सीख लिया। इसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है कि किसी भी बंद पास में, आप जरा यहाँ फिगर से समझने का प्रयास करिएगा, मैं अभी बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो इसको तो अच्छा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास दो सेल लगे हुए हैं, ध्यान देना, ये एक E1 सेल लगा हुआ और दूसरा ये E2 सेल लगा हुआ। E1 का प्लस यहां से धारा आई और E2 से भी धारा आई, दोनों ये धाराएं आ रही हैं, यानी I1 और I2 धाराएं आ करके किस बिंदु पर मिल रही हैं, ए बिंदु पर मिल रही, यहां पर मिल रही है। यहां पर मिलने के बाद में ये दोनों धाराएं इधर जा रही हैं, यानी I1 प्लस I2 इसमें जा रही हैं और R3 से होकर के पास होंगी। फिर इसके बाद में I2 इसमें चली जाएगी और I1 अपना पुनः उसमें चली जाएगी। तो एक पास ये बन गया जिसको हम पहला पास कहेंगे, ये हमारा दूसरा पास बन रहा है, दूसरा बंद पास कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कहते हैं कि
जो दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद पास में धारा और प्रतिरोधों का संगत जो गुणनफल है, यानी जो बीजगणितीय योग है, देखिए ध्यान दीजिए परिभाषा को, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिए इस बात को कि जैसे मान लिया यहां पर धारा कितनी है, I1 है, प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो अगर कई प्रतिरोध लगे होते तो इसीलिए कहा गया सिग्मा आई आर, यानी दो या दो से अधिक अगर लगे हैं तो यहां पर I1 और R1 ये जो है वो ये दिशा दिखा रहे इधर से, और दूसरी दिशा क्या है, I2 और R2 के लिए। तो दूसरा विपरीत दिशा में है, इसलिए -I2 R2। एक हमारा सेल लगा हुआ है E1 और दूसरा सेल क्या है E2, तो E2 की दिशा E1 के विपरीत में जा रही है, इसलिए यह हो जाता है जो सिग्मा E है उसका मतलब हो जाएगा E1 -E2 से। ठीक है, दिशा बदलने के कारण। तो पहले पास में आप क्या पा रहे हैं कि सेल E1 है, धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है। तो I1 R1 और इसकी दिशा विपरीत में है, ऐसे इधर से इधर की ओर, तो -I2 R2 बराबर E1 -E2, E1 -E2। ये तो पहले पास के लिए हो जाता है। और सेकंड पास के लिए, सेकंड पास में एक ही सेल है, कौन सा, केवल E2 सेल है, और धारा कितनी इसमें बह रही है, धारा इसमें बह रही है I1 + I2। तो ये दोनों देखो I1 + I2 धारा यहां पर आई, इसका प्रतिरोध कितना है, R3 है। तो I1 + I2 × R3, I1 + I2 × R3, और दूसरा प्रतिरोध इसमें कौन सा है, R2 है, जिसमें धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है। तो +I2 R2। अब उसमें लिखा चाहे जिसको पहले जाए चाहे जिसको बाद में लिखा जाए, इस बंद पास में हमारे पास यहां से धारा मिल रही है I1 + I2, इसका प्रतिरोध हो गया R3 इंटू नहीं प्लस I2 और R2, इसको आपस में गुणा कर लिया। यह किसके बराबर होगा, यह इस सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो वही लिखा गया है I2 R2, उसको उन्होंने पहले लिख दिया, प्लस I1 + I2 × R3 = E2। ठीक, ये हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट है और ये ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि किरचॉफ का नियम किस चीज को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसे हम उल्टता का नियम भी कहते हैं, उल्टता का नियम भी कहते हैं। तो बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हाँ इनके सवाल जो है कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इन पर अलग से काफी सवाल बता दूंगा आपको, जिससे कोई भी सवाल गलत नहीं होने पाएगा। आगे आते हैं। ये बहुत अच्छा, प्रगोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का, ये थोड़ा सा इस शब्दावली में हो सकता है आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, ये वास्तव में है पतले उत्तल लेंस के लिए, पतले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यह इसका वास्तव में सही है। चलिए इसको मैं अलग से ही बना देता हूं, या देख लें, चाहे तो आप यहीं से देख लें, तो बना भी दूंगा अभी। हाँ, मैं इसको बना भी देता हूं। हाँ, ये आ गया।
चलो मैं बना ही दूं, झंझट खत्म। ये है हमारा पतले, हमने अभी कहा जैसा पतले उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई उत्तल लेंस है। ये पतला उत्तल लेंस का मतलब हो गया कम मोटाई का। और सही बना दो इसको। ये कोई स्मॉल टी मोटाई का हमारे पास उत्तल लेंस है। कितनी मोटाई का? स्मॉल टी मोटाई का ये उत्तल लेंस है हमारे पास, स्मॉल टी मोटाई का। ठीक है, ये मान लिया इसका सेंटर है। हालांकि सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हम सेंटर हटा ही देते हैं। अच्छा, ये इसका मान लिया मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। और कहीं पर यहां पर वस्तु रखी हुई है, वस्तु की दूरी हमने यू मान लिया, प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी। और यहां से कोई प्रकाश की किरण अगर चलेगी तो प्रथम पृष्ठ से जब इसका अपवर्तन होगा, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन जब होगा तो यहां से यह अपवर्तित होकर के और कहीं यहां आई डैश पर अपना प्रतिबिंब बनाती। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में पड़ गया ये सेकंड पृष्ठ। अब सेकंड पृष्ठ से पुनः अपवर्तन होगा, जब पुनः अपवर्तन होगा तो वहां आई डैश पर वास्तव में अपना प्रतिबिंब नहीं बनाएगी, बल्कि किसी बिंदु आई पर, किसी बिंदु आई पर अपना प्रतिबिंब बना देती है। ठीक, हो सकता है कुछ लड़के इस बात को ना समझ पाए हों कि ये यहां पर ही क्यों बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो है केंद्र कहीं यहां पर होगा, तो इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी, इसलिए यह सीधी न जाकर के बल्कि उससे दूर हटेगी, तो ये इधर की ओर मुड़ जाती है और अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आई पर बनता है। माना सेकंड पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी है? वी है, और इसको हम मान लेते हैं वी डैश, इसको हम मान लेते हैं वी डैश। ठीक, ये हमारा इतना सा हमारा चित्र होता है, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लें। अब क्या है कि यहीं पर हम नियम लगाते हैं, अपना लेंस वाला फार्मूला लगाते हैं, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र भी कहेंगे, जो भी हमारा डेरिवेट होकर के आएगा। तो यहां से हम अपना फार्मूला लगाते हैं, n अपन v माइनस 1 अपन u इक्वल टू n माइनस 1 अपन r से। n अपन v माइनस 1 अपन u इक्वल टू n माइनस 1 अपन r, ये हमारा मेन फार्मूला। इस मेन फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे सूत्र से। ठीक, तो इस सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो मान लेते हैं इस जो लेंस है, ये इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? यहां पर भी हम n ही मान करके चल रहे हैं। तो पहले वाले केस में n अपान v की जगह पर हो जाएगा क्या? v डैश। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। n अपान v डैश माइनस 1 अपान u, u की जगह पर u है, इक्वल टू n माइनस 1 अपान r की जगह r1। पहले पृष्ठ की त्रिज्या हम कितनी मान लें? r1 मान लें। यहां पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1 मान लिया। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए जाएंगे तो किरणें कहां से जा रही हैं? कांच से वायु में जा रही हैं, इसलिए n के स्थान पर 1 अपान n माना जाएगा। n के स्थान पर क्या माना जाएगा? 1 अपान n माना जाएगा। तो n की जगह पर हो जाएगा 1 अपान n, 1 अपान n अपान v, v इज योर v है अपन v माइनस 1 अपान u, u की जगह क्या हो जाएगा? v डैश माइनस t, क्योंकि v डैश वास्तव में यहां तक की दूरी है, ये दूरी है वास्तव में, और हमको दूसरे पृष्ठ तक की दूरी निकालना है, यानी यहां तक की दूरी निकालना है, यही u का काम करेगा।
तो हो जाएगा v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी। ठीक, इन बातों को हमें ध्यान रखना, बराबर ही हो जाएगा 1 n की जगह 1/n माइनस 1 और होल अपॉन r1 की जगह अब ये क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। ये हमारे बेसिक हमारे सूत्र बनते हैं, इन्हीं को हम आधार मान करके लगाएंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ लीजिए, और इसी आधार पर मैं देखो जो है इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखा देता हूं। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आने चाहिए नहीं। ठीक है, अभी इसको मैं समझा दे रहा हूं, यहीं पर सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे पास स्मॉल टी मोटाई का कोई पतला लेंस था, उत्तल लेंस था। प्रथम पृष्ठ जो हमारा r1 है उसकी त्रिज्या उधर होगी, दूसरा पृष्ठ जो r2 है उसकी यानी r2 यानी दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या हमारी r2 वो इधर होगी। अब जो पॉजिटिव होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, जो नेगेटिव दिशा में होगा उसको हम नेगेटिव लिख लेंगे, अपने जो है जब हम मान रखते हैं, चिन्ह सहित जब मान रखते हैं। ठीक है, प्रथम पृष्ठ से दूरी इसकी वस्तु की दूरी, ये यहाँ पर वस्तु रखी हुई थी, इसको हमने u मान लिया, और प्रथम पृष्ठ से ही इसका जो जिस बिंदु पर बनना चाहिए था प्रतिबिंब उसको हमने v डैश मान लिया। ठीक, और दूसरे पृष्ठ के लिए यही v डैश वस्तु का कार्य करने लगेगा, और अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, v पर बन रहा है। इसी बात को हमें लिखना है थ्योरी में। तो हमने फार्मूला लगाया वही जैसा भी हमने बताया था, n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1। ठीक, और दूसरे पृष्ठ के लिए हमने लगाया, क्योंकि किरणें अब कांच से वायु में जा रहे हैं इसलिए n के स्थान पर 1 अपॉन n लगाया, 1 अपॉन n अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश माइनस टी। v डैश माइनस टी क्यों हुआ, क्योंकि v डैश तो यहां तक दूरी हुई और हमको लेना दूसरे पृष्ठ से, इसलिए t मान घटा दिया जाएगा, v डैश माइनस टी इक्वल टू n की जगह 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r2। ठीक, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद में अब यहां से ये हम पाते हैं v डैश की तुलना में t बहुत पतला होगा, क्योंकि पतला लेंस है, इसलिए इस v डैश माइनस टी जो लिखा हुआ है v डैश माइनस टी ये वाला, इसकी जगह पर हम केवल v डैश मान सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि v डैश की तुलना में t उपेक्षणीय माना जाएगा, तो इसकी जगह पर केवल हमने v डैश मान लिया। और यहां से देखिए जो 1 अपॉन n होगा, यानी यहाँ पर कायदे से एक लाइन यहाँ पर शार्ट की गई है, चलिए मैं इसको लिख के देता हूं तब आपकी ज्यादा समझ आ जाएगा। ये 1 अपॉन nv हो जाएगा माइनस 1 अपॉन v डैश माइनस टी को हमने केवल v डैश मान लिया, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन nr2 ये वास्तव में बनेगा। ठीक, तो इसको अब लिखा गया, देखो n से अगर पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लें तो n एंड n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन v, और जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n अपॉन v डैश हो जाएगा, और यहां से n एंड n कैंसिल, 1 माइनस n से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा n माइनस 1, तो वही हमने माइनस कॉमन ले लिया और बन गया n माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन अगली हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन जाती है, या थर्ड इक्वेशन जो भी हम नाम देना चाहें इसको, ये हमने नाम दे लिया। अब दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने से हम क्या पाएंगे, समीकरण नंबर 1 आपकी ये थी। ठीक, समीकरण नंबर 2 अगर हमने इसको डाला या यहाँ पर थर्ड डाल दिया गया, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ देते हैं तो हम क्या पाएंगे, कुछ कट जाएगा, यहाँ से n अपॉन v पॉजिटिव है, यहाँ से निगेटिव है, ये कट जाएगा और मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा फार्मूला निकल करके आता है। फिर कह ले कि जब हमारा u अनंत पर हो तो v कहां पर बनेगा, f पर बनेगा, यानी v f पर होगा। तो इस वैल्यू को जब हम पुट कर लेते हैं तो यही हमारा फार्मूला आ जाता है आसानी से। यहां से इतना फार्मूला पर्याप्त है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। आप ना बने तो 2 स्टेप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो एक ही बार में इसको
आ पाए तो ठीक, हमारी समझ में 2 बार में आप इसको ले लीजिए, यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर मैं इसको डाउन कर देता हूं। ये हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल को देखा और ये बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं? और यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी अगर इतनी है 0.28 mm और पर्दे के बीच की दूरी है 1.4 m यानी मीटर, तो केंद्रीय और चतुर्थ दीप्ति फ्रिंज के बीच की दूरी जो है वो दी हुई 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 3 राशियां दी हुई है, एक मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, एक मीटर में है और अगली सेंटीमीटर में है। तो पहला तो इसी पर ध्यान देना चाहिए कि सबकी राशि एक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लें। ऐसे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों के बीच में कलांतर समय के साथ में स्थिर रहता है उनको हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, और जो उपरोक्त नियम का यानी इसका पालन नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक, अब सवाल में क्या दिया हुआ? दो फ्रिंजों के बीच की दूरी, ठीक है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी डी बराबर दिया हुआ इतने mm, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पर्दे के बीच की दूरी जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं वो है 1.4 मीटर, और फ्रिंज के बीच, चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी जिसको हम x से लिखते हैं, x4 बराबर है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10⁻²2 मीटर, और चतुर्थ है यानी n बराबर 4, n बराबर कितना? 4, तो n बराबर 4। यहाँ पर इतने फिगर्स हमको यहाँ से प्रश्न से मालूम है। हमें क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर xn, यानी जो भी हो, चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, xn इंटू डी अपॉन n इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इससे xn बराबर हो जाएगा n लैम्डा डी, या हम चाहे कह ले इस फार्मूले का सीधे सीधे प्रयोग कर ले, या एक फार्मूला ये होता है, यहां से हमने निकाल लिया लैम्डा का मान जो भी निकाला हुआ, इसी में रख लेना। xn का मान कितना दिया हुआ? xn का मान दिया 1 इंटू 10⁻² मीटर, वो वाला रखेंगे। d का मान आपने ये निकाल लिया, ये रख ले, और स्मॉल n बराबर 4 रख ले, कैपिटल D बराबर 1.4 मीटर तो दिया ही है। बस इसी को सॉल्व कर ले, सवाल आसानी से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से इसको। अगला है एक धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को हम W से लिखते हैं। W बराबर कितना दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम, उसको हम चाहे तो किसमें कन्वर्ट कर लें? मीटर में, तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, एक राशि में रखे। ठीक, और निकालना है आपको देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो का फार्मूला होता है hc/w। क्या फार्मूला होता है? hc/w। h प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक का मान आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻34, ये तो होता है h। h बराबर इतना रख ले, और c बराबर कितना? 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 रख लें। w आपको दिया ही है, ठीक, इससे लग जाएगा। फिर अगला सवाल पूछते हैं, फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा E बराबर फार्मूला होता है hc/लैम्डा। ठीक, E बराबर hc/लैम्डा। यहां से तो E बराबर हम निकाल लें, और E बराबर निकालने के बाद में इसको जो है हम जूल में कन्वर्ट कर लें, जितना भी आए इतने जूल, और उस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते ही, ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19, उससे आप कन्वर्ट करके इसको पता कर लेंगे। फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है k max बराबर E-W। E आप जब निकाल लेंगे तो उसमें से आप W घटा देंगे, आपका सवाल लग जाएगा। फिर तीसरा पार्ट इसका कहता है निरोधी विभव, इसको हम V0 से डिनोट करते हैं। V0 बराबर होता है k max/E। E माने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, इससे लग जाएगा ये भी। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय काफी हो गया है।
चलिए थोड़ा सा अपने आप भी प्रयास करिए। अगला सवाल है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होते हैं? ये वास्तव में पीएन जंक्शन ही होती है, और पीएन जंक्शन को इस प्रकार से देखे रखते हैं। हम यहाँ पर इसी को लार्ज के देते हैं, आप इसी का फोटो ले लीजिए। बहुत आसान है, परिभाषा इसकी बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन इसमें नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए, अपने मतलब का लिख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कर दिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की गणना करो। ये सीरीज आपने पढ़ा ही होगा, खूब आपको शुरुआत में ही आपको बताया गया होगा क्लास में। ये हमारी लाइमन होती है, फिर इसके बाद बामर होती है, फिर पास्चन होती है, फिर ब्रैकेट होती है, फिर पुनः श्रेणी होती है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये विभिन्न सीरीज के लिए हमारे पास ये फार्मूले होते हैं। माइनस आर एच सी अपन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी जो 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी जो 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस आर एच सी अपन एन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है मेन। और इस फार्मूले के तहत ये हम इसको, ये हमें चित्र बनाना है इसका, और चित्र बनाने के बाद में पूछता है हमसे लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य। इस बात का यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, देखिए लाइमन श्रेणी के लिए इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य n बराबर 2 के लिए ये होता है 1216 एंगस्ट्रॉम, और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य यानी n बराबर इंफिनिटी के लिए होता है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये दो बातें हैं, और इसी के साथ में आपका ये सेट आपका समाप्त होता है। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से अगला सेट भी जल्दी लेकर के आपके सामने आऊं। ठीक है, इसको मेहनत से देखिए, और जो भी दिक्कतें हैं या जो भी आप समस्या फेस करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।